उत्तराखंड एक्सप्रेस आप देख रहे हैं, आपके साथ मैं हूं चांदनी धवन। सबसे पहले बात करते बड़ी खबर की, तो आज सुबह नैनीताल में बड़ा हादसा हुआ और यहां ओखलकांडा के छिड़ाखान में मैक्स गाड़ी खाई में गिर गई। हादसे में 8 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई, जबकि 3 लोग घायल हुए हैं। घायलों का अस्पताल में इलाज चल रहा है। मैक्स गाड़ी पटलोट से हल्द्वानी जा रही थी और इसी दौरान सुबह करीब 7 बजे यह हादसा हो गया। नैनीताल हादसे पर सीएम पुष्कर सिंह धामी ने गहरा दुख जताया। सीएम धामी ने ईश्वर से दिव्यांगतों की आत्मा को शांति प्रदान करने की कामना की है। वहीं सीएम ने घायलों के जल्द ठीक होने की बाबा केदार से कामना भी की। सुबह आज उधर डालकन्या अधोड़ा से गाड़ी आई तो यहाँ आते आते यहीं से डिसबैलेंस होकर चलेगी। प्रशासन से गुहार लगाएंगे कि कहीं न कहीं सड़क की जो ये हालत है ना, 2019 की आपदा के बाद आज तक मलबा एक भी नहीं हटा है। तो मैं प्रशासन से दरख्वास्त लगाऊंगा कि कहने का मतलब थोड़ा सा हमें रोड की कोरी को काट दिया जाए। थाना खंडू क्षेत्र में एक दुर्घटना हुई आज सुबह, जिसमें एक कार सवार जो कुछ सवारियाँ थी उनकी दुर्घटना हुई है। इसमें 11 लोग थे। 11 में से अब तक जो सूचना मिली है उसके हिसाब से 8 लोगों की डेथ हुई है। ऑन स्पॉट 6 लोगों की डेथ हुई थी। 2 की जो डेथ है वो शायद हॉस्पिटल के रास्ते में हुई है। तो जो बाकी 3 लोग हैं उनको हॉस्पिटल भेज दिया गया है और रेस्क्यू जो है वो कंप्लीट हो गई। उत्तरकाशी की टनल में 41 जिंदगी रेस्क्यू का इंतजार कर रही हैं, मगर छठे दिन रेस्क्यू कर रही टीम का प्लान बी भी फेल हो गया है। यहां पर टनल में रेस्क्यू कर रही अमेरिकन ऑगर मशीन ने भी काम करना बंद कर दिया है और कहा जा रहा है कि मशीन खराब हो गई है। और इससे पहले एक और मशीन ने काम करना बंद कर दिया था। अब इंदौर से नई मशीन मंगाई जा रही है और उस मशीन के पहुंचने में अभी वक्त लगेगा। लिहाजा बुरी खबर यह भी मिल रही है कि फिलहाल उत्तरकाशी टनल में ऑपरेशन रुक गया है और अभी तक सिर्फ 22 मीटर की पाइप को टनल के अंदर डाला जा सका है, जिसके बाद चट्टान आ गई और मशीन की बेयरिंग टूट गई है। लिहाजा मशीन ने काम करना बंद कर दिया है। तो अब वर्टिकल ड्रिल की भी संभावना तलाशी जा रही है और इसके लिए सर्वे किया जा रहा है। टनल के ऊपर से ड्रिल करके रेस्क्यू किया जाए, लेकिन मशीन के वाइब्रेशन से मलबा गिरने का खतरा भी बना हुआ है। मैंने बताया वहाँ का स्ट्रेटा कभी रॉक आएगा, कभी सॉफ्ट आएगा, तो रॉक तो आएगा, उसको हम नेगोशिएट करके आगे बढ़ते जाएंगे। मनीष जी, जो आपने बिल्कुल आई है, हम उसको नेगोशिएट करके आगे बढ़ रहे हैं। मनीष जी क्यों पड़ रही है? नहीं, मैं आपको पहले भी बताया, इसके पहले भी एक मशीन थी, फिर हमने इसको बैकअप क्रिएट किया। अब इस मशीन में मैकेनिकल चीज है, कभी प्रॉब्लम आ सकती है, तो फिर हम बैकअप क्रिएट किया। मैकेनिकल चीज है, अगर आप कार भी चलाएंगे तो एक टायर आपका खराब होगा, आप चेंज करके करेंगे तो वो तो लगा रहेगा। जब आप इस तरह के हाई प्रेशर में काम कर रहे हैं, जहाँ 1750 हॉर्स पावर की मशीन काम कर रही है, तो वो तो होगा। तो वो छोटी मोटी चीजें तो चलती रहेगी, उसका मतलब ये नहीं कि काम नहीं हो रहा और मशीन में कोई इनएफिशिएंसी है। हम हमेशा बैकअप क्रिएट करने के लिए एक और मशीन रखते हैं। जब 24 बनेगा तो 24 में से 21 और 22 मीटर जो है अंदर जा चुकी है, 2 मीटर बाहर है, क्योंकि वो हमको जोड़ने के लिए लगता है जब अगली पाइप है। और अगली पाइप जो है 5वीं, वो हम ऑलरेडी जोड़ चुके हैं और अब आप देखेंगे कुछ समय के बाद में उस पर आगे खुदाई जारी हो जाएगी। ये बात जाहिर सी बात है कि इतना टाइम हो गया है और उनमें थोड़ी सी मायूसी छा रही है, बट हम लोग जो ऑपरेशन जो चल रहा है अंदर रेस्क्यू ऑपरेशन, उसकी पल पल की अपडेट दे रहे हैं उनको और उन परिजनों की, उनके अंदर जो फंसे हुए मजदूरों से बात भी कराई जा रही है। तो अपने रीजनल लैंग्वेज में बात कराई जा रही है, उससे एक साइकोलॉजिकल कनेक्ट जो है वो एस्टैब्लिश करने का प्रयास कर रहे हैं हम, और काफी हद तक वो भी बात समझ रहे हैं हमारी, और अभी तक सब कुछ ठीक चल रहा है और पूरी उम्मीद है मुझे कि जल्दी हम इसको रेस्क्यू कर लिया जाएगा। और उत्तरकाशी से हमारे सहयोगी सुनील और प्रभात हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। सुनील, जरा बताइएगा फिलहाल क्या अपडेट है? रेस्क्यू ऑपरेशन का काम तो रुक गया है, लेकिन अब कितनी देर बाद कह सकते हैं कि रेस्क्यू का काम शुरू होगा? देखिए चांदनी, आज सुबह 6:30 बजे से हम ऑपरेशन साइट पे हैं और रोज की तरह हम जब सुबह जाते हैं और शाम को वहां से लौटते हैं। आज सुबह जब हम 6:30 बजे जा रहे थे, जब हमने अपडेट ली तो ये जानकारी दी गई कि करीब 22 मीटर की बोरिंग हो चुकी है, लेकिन शाम होते होते पूरा दिन बीता, शाम भी बीत गई। शाम होते होते पता चला कि हम केवल 22 मीटर पर ही अटके हुए हैं। जो जानकारी इस बीच आई कि जो मशीन है अमेरिकन ऑगर बोरिंग मशीन, उसकी बेयरिंग टूट गई है और उसकी बेयरिंग आसानी से जो
पुर्जा है उसका आसानी से यहाँ पर मिलता नहीं है। 4-4:30 बजे के आसपास एक प्रेस ब्रीफिंग जारी हुई, एक प्रेस लेटर जारी हुआ जिसमें इस बात को एक्सेप्ट किया गया था कि जो उसका बेरिंग है वो टूट गया है और अब मशीन पुशअप करने में जो पाइप है MS स्टील पाइप उनको पुशअप करने में अक्षम है। ये बात 4-4:30 बजे के आसपास कही गई थी, लेकिन शाम को 5 से 6 बजे के बीच जब NHIDCL के डायरेक्टर ने PC की तो उन्होंने इस बात को डिनाई किया कि कोई बेरिंग वहां पर टूटा है। हालांकि उनका ये कहना था कि इस तरह के पुर्जों में खराबी आती रहती है, उनको बदला भी जाता है। लेकिन रात जब 1 बजे मशीन ने काम करना बंद कर दिया था, कल रात जब 22 मीटर कल रात ही उसकी बोरिंग हो चुकी थी, उसी दौरान ये प्लान हो चुका था कि इंदौर से सेकंड मशीन बुलाई जाएगी। अब बैकअप के तौर पर इंदौर से इस मशीन को एयरलिफ्ट किया जाएगा। ये बताया गया कि कल शाम तक ये मशीन साइट पर पहुंचेगी और फिर एक बार फिर से जो ऑपरेशन है वो रन करने लग जाएगा। तो अभी तक केवल 22 मीटर की बोरिंग हो पाई है, जो अनुमान है कि अभी भी कम से कम 30 से 35 मीटर की बोरिंग होनी बाकी है। जी, लेकिन सुनील, सवाल ये खड़े होते हैं यहाँ पर कि लगातार कोशिश तो की जा रही है, लेकिन जो मशीनें खराब हो रही हैं उसकी वजह तो समझ में आ रही है, लेकिन जो 40 जिंदगियां अंदर मौजूद है जिन्हें निकालने की कोशिश की जा रही है, उनका क्या हाल है? अभी उनसे कोई कांटेक्ट हो पाया अभी, क्योंकि आज 6ठा दिन है। देखिए चांदनी, ये 40 नहीं अब 41 लोग हो गए हैं। शायद हमारे दर्शक भी इस बात को लेकर बड़े आश्चर्य में होंगे कि कल तक 41 कह रहे थे, आज 41 कहां से हो गए। यही बात है, आज 6वां दिन ऑपरेशन का था। अभी तक आज सुबह तक ये बात हो रही थी कि 40 लोग वहां पर है, लेकिन जैसे जैसे दिन बढ़ने लगा ये जानकारी आई। बाकायदा मेरे पास वो लिस्ट मौजूद है NHIDCL की, जिसमें 41 लोगों को दिखाया गया है, यानी 41 लोग उस टनल में फंसे हुए हैं। जहां तक कम्युनिकेशन की बात है उनसे लगातार कम्युनिकेशन हो रहा है, उनको फूड मटेरियल भी भेजा जा रहा है और उनको ऑक्सीजन भी वहां पर सप्लाई हो रही है। इस बीच जानकारी जरूर हमारे पास है कि जो कुछ श्रमिक है उनकी तबियत खराब की वहां पर शिकायतें हैं, किसी को पेट दर्द की शिकायत है, तो आज वहां पर मेडिकल उनको दवाइयां भी उसी पाइप के जरिए भिजवाई गई। इसके अलावा अलग अलग राज्यों से उत्तर प्रदेश, उड़ीसा, झारखंड के लोग जिनके लोग यहाँ पर फंसे हुए हैं वो यहाँ पर पहुंच रहे हैं। कई सरकारों ने अपने प्रतिनिधि यहाँ पर भेजे हैं। बात कम्युनिकेशन जो है, जो श्रमिक वहां पर फंसे उनसे कम्युनिकेशन कंटिन्यूअस हो रहा है। आज भी कई दौर की उनसे बातचीत हुई, जहां जहां के लोग आते रहे उनकी बातचीत कराई जाती रही। लेकिन बड़ा सवाल है कि आखिर कब तक हम उन लोगों तक पहुंच पाएंगे। आज 6वां दिन है और जैसे जैसे ये समय बिल्कुल सुनील, जैसे जैसे समय बीत रहा है जो अंदर फंसे मजदूर हैं उनके लिए भी मुश्किलें खड़ी होती जा रही हैं। नजर बनाए रखिएगा। शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए। तो जैसे जैसे समय बीत रहा है, टनल के अंदर फंसे मजदूरों के परिजनों की चिंता भी बढ़ रही है। टनल के बाहर मजदूरों के परिजन खड़े हैं जो कि अच्छी खबर का इंतजार कर रहे हैं। कितनी उम्र है भांजे की? भांजे के वही 20-22 किलो फिटनेस। क्या काम करता था यहाँ पे? वो डंबल ऑपरेटर है। अच्छा, तो कब से था यहाँ पे? यहाँ पे तो साल भर से, लगभग साल भर हो गए थे। हाँ। तो आपका कौन है? हमारा भतीजा है, भतीजा है? दीपक, डंबल ऑपरेटर। अच्छा, वो भी डंबल। तो क्या अभी प्रशासन से आप लोगों की बातचीत हुई? प्रशासन से बात नहीं हुई है। हमारे जो आदमी यहाँ एक दो रहते हैं वो बताते हैं कि हाँ कल तक हो जाएगा, कल तक हो जाएगा। प्रशासन से हम लोग नहीं पूछे हैं। ऐसे काल में हम लोग अंदर गए थे। अच्छा, बातचीत हुई थी कुछ? पाइप द्वारा वो बात हुआ था। खाना पीना के बारे में पूछे थे और वो बोले थे कि ना हम लोग अंदर में ठीक ही है, खाना पीना हम लोग को मिल रहा है, जो भी आ रहा है उधर से हम खाते हैं उसमें। उत्तरकाशी टनल ऑपरेशन पर देहरादून के आपदा कंट्रोल रूम से सीधे मॉनिटर किया जा रहा है। सीएम धामी के निर्देश के बाद एसीएस राधा रतूड़ी ने आपदा कंट्रोल रूम में आज मीटिंग भी ली है, जिसमें एसडीआरएफ, एनडीआरएफ समेत हेल्थ, फूड, पीडब्ल्यूडी समेत कई विभागों के अधिकारी यहां मौजूद थे। एसीएस राधा रतूड़ी ने बताया है कि टनल में रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार चल रहा है और जल्द ही इसमें सफलता भी मिलने की उम्मीद है। टनल के पास एक अस्थायी हॉस्पिटल बना दिया गया है। अभी जो यहाँ पे एसडीआरएफ के नेगी जी ने मुझे जो अपडेट दिया है उस हिसाब से अब वो मशीन सही प्रकार से काम कर रही है और व्यवस्थित तरीके से रेस्क्यू का पूरा काम हो रहा है। इसमें कहीं भी कोई लापरवाही या जल्दबाजी नहीं दिख रही है। इसको व्यवस्थित तरीके से करना है। सभी मजदूर सकुशल हैं, उनसे बातचीत भी हो रही है। उनको पानी, ऑक्सीजन, खाना भी भिजवाया जा रहा है पाइप के थ्रू और जैसे ही ये मशीन पूरी तरह से वहाँ पहुँचेगी उनका रेस्क्यू का काम शुरू हो जाएगा। वहाँ पे हॉस्पिटल भी पूरा एक बना दिया गया है छोटा सा, उसमें सारी आवश्यक दवाइयाँ, डॉक्टर सब उपलब्ध हैं।
देहरादून में ज्वेलरी शोरूम लूट मामले में बिहार से गिरफ्तार हुए दोनों आरोपी देहरादून लाए जा रहे हैं। दोनों को ही देहरादून पुलिस ने ट्रांजिट रिमांड पर लिया है। अभियुक्तों से देहरादून में ही पूछताछ पुलिस करेगी। बिहार से गिरफ्तार दोनों आरोपी बिहार में हाजीपुर कोर्ट में पेश किए गए थे, जिसके बाद देहरादून पुलिस द्वारा ट्रांजिट रिमांड लिया गया है। वहीं पर बिहार के वैशाली से गिरफ्तार विशाल के मोबाइल पर 1.5 करोड़ रुपए ट्रांजैक्शन के सबूत भी पुलिस को मिले हैं। पुलिस सूत्रों की माने तो विशाल के मोबाइल पर लूट के करीब 1.5 करोड़ से ज्यादा रुपए भेजे गए हैं। सभी ट्रांजैक्शन जो है विशाल के भाई प्रिंस कुमार ने उसके मोबाइल पर ही की है और अभी लूट कांड का मास्टरमाइंड प्रिंस कुमार को ही बताया जा रहा है। पुलिस उसकी तलाश में लगी हुई है। जहाँ भी हमने देखा, जहाँ वारदात हुई है वहाँ पर कम से कम 1 से 2 महीने पहले आके वहाँ पर कोई ना कोई रेकी करने के बाद रुक जाता है और इसके बाद पूरे शहर की रेकी, चार्ट बनाना, सब करना, इसके बाद ही गैंग इसमें अन्य सदस्य आते हैं और वो उस घटना को तभी अंजाम देते हैं। यहाँ भी जैसे प्राइमरी जो हमारे पास प्रारंभिक इनपुट मिले हैं उसके आधार पर 1 से सवा महीने यहाँ पर एक व्यक्ति के रुकने की अभी पुष्टि हो पाई है। देहरादून में दिन दहाड़े हुई लूट को कई दिन गुजर चुके हैं और अब तक पूरी तरह से पुलिस खुलासा तो नहीं कर पाई है, लेकिन डकैती पर राजनीति ना हो, देहरादून एसएसपी का ये बयान सियासी मुद्दा बन गया है। आग बबूला कांग्रेस ने पूरे प्रदेश सरकार का पुतला फूंका है तो देहरादून के कप्तान को नसीहत भी दी है कि अपना काम ठीक से करे, राजनीति की नसीहत ना दे। राष्ट्रपति और गृह मंत्री एक ही दिन कुछ घंटों के अंतर में देहरादून में थे तो चप्पे चप्पे पर पैनी निगाह रखने का दावा करने वाली देहरादून पुलिस फेल हो गई। 9 दिन बीतने के बाद भी सबसे बड़ी लूट के मुख्य आरोपी गिरफ्त से बाहर हैं, तो इतनी बड़ी लापरवाही पर अब तक किसी अधिकारी पर एक्शन भी नहीं हुआ। पर इसी बीच देहरादून के पुलिस कप्तान के बयान ने आग में घी का काम किया है। कप्तान साहब ने प्रेस नोट जारी करके ये कहा कि डकैती पर राजनीति नहीं होनी चाहिए। कांग्रेस ने सड़कों पर सरकार के पुतले फूंक दिए। कांग्रेस ने सवाल उठाया कि जब राष्ट्रपति और गृह मंत्री की सुरक्षा में लापरवाही पर कोई एक्शन नहीं हो रहा तो दूसरों का क्या होगा। वहीं कांग्रेस ने देहरादून के एसएसपी को राजनीति न सिखाने की सलाह दे डाली। इतनी बड़ी घटना घट गई, हम एक सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी है राज्य में भी देश में भी, तो क्या हम रिएक्ट नहीं करेंगे? अब पुलिस का कप्तान या पुलिस का कोई अधिकारी हमको बताएगा कि हम राजनीति करें या ना करें? पुलिस वालों को डंडा लेकर के हाथ में चौकीदारी करनी चाहिए, सुरक्षा का काम करना चाहिए, ट्रैफिक सुधारना चाहिए, चोरी डकैती बलात्कार रोकने चाहिए। नेताओं को नसीहत देने का काम पुलिस वालों का नहीं है। वो हमारे जनसेवक हैं, जनता के सेवक के रूप में काम करें, सरकारी कर्मचारी हैं, अपनी मर्यादा का पालन करें, हमें नसीहत न दें। कांग्रेस कार्रवाई तक चुप बैठने को तैयार नहीं है तो देहरादून पुलिस के पास डकैती और राजनीति की बात पर कोई ठोस जवाब नहीं है। न्यूज़ 18 ने एसएसपी राजेश सिंह से राजनीति और डकैती को अलग रखने की बात पर सवाल पूछा तो कप्तान साहब डकैतों के खुफिया तंत्र को मजबूत बताने लगे। वहीं विपक्ष के सवालों पर बीजेपी ने भी पुलिस को पॉलिटिक्स में ना पड़ने की सलाह दे डाली। ऐसा लगता है कि गैंग के सदस्य जिस हिसाब से लगातार घटना करते हैं और अपने गांव में या अपने गांव के आसपास के इलाकों में छुप जाते हैं तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है इनका भी अच्छा खुफिया तंत्र या नेटवर्क कहेंगे जिस कारण से ये पकड़े नहीं जाते। तो इस बारे में भी एंगल पर भी हम देख रहे हैं कि कहीं इनको किसी तरह का कोई संरक्षण न प्राप्त हो। देखिए, पुलिस तो अपना काम कर ही रही है, परंतु इस विषय को भी नहीं कहना चाहिए कि किसी राजनीति करनी चाहिए, किसी नहीं करनी चाहिए। ये विषय नहीं है। जब इस तरह का इश्यू सामने आता है तो सवाल खड़े होते हैं। तो इस तरह से पुलिस को इन बातों से बच करके चलना चाहिए। केंद्र और राज्य के खुफिया तंत्र के आगे डकैतों का खुफिया तंत्र भारी पड़ गया। कप्तान की इस बात से साफ है कि इसी लापरवाही को मुद्दा बनाकर विपक्षी कांग्रेस सवाल खड़े कर रही है। पर अब पुलिस कप्तान की तरफ से राजनीति न करने वाले बयान ने मामले को और गर्मा दिया। देहरादून से भारती सकलानी के साथ दीपांकर भट्ट की रिपोर्ट। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने राजस्थान में विधानसभा का चुनाव का प्रचार किया है। सीएम धामी ने विराटनगर में जनसभा की और बीजेपी उम्मीदवार कुलदीप धनखड़ के लिए प्रचार प्रसार किया और जनता से बीजेपी को जिताने की सीएम धामी ने अपील की। विराटनगर पहुंचा और उसके बाद जिस प्रकार से हमारे नौजवान भाई वहां हेलीपैड से लेकर ये सभा स्थल तक जिस प्रकार गाड़ी के आगे दौड़ रहे थे, मैं कह रहा था कुलदीप जी से कि थोड़ा गाड़ी धीरे करिए, कहीं ऐसा ना हो किसी को चोट लग जाए। ऐसा जुनून मैंने पहले कभी नहीं देखा।
जयपुर की सांगानेर विधानसभा सीट पर सीएम पुष्कर सिंह धामी ने उत्तराखंड प्रवासियों के साथ संवाद कार्यक्रम में भाग भी लिया। इस दौरान सीएम धामी ने मौजूद उत्तराखंड के लोगों से अनुरोध किया कि वो साल में एक बार अपने उत्तराखंड जरूर आएं। सीएम धामी ने यह भी कहा कि उत्तराखंड के लोग देश विदेश में जहां भी हैं, उन्होंने अपनी मेहनत, लगन और ईमानदारी से वहां के लोगों में अपना एक अलग स्थान बना लिया है। कि अपने घर से, परिवार से, अपने गांव से आप सब लोग जुड़े रहिए और कम से कम वर्ष में एक बार नहीं तो 2 बार कम से कम जो है उत्तराखंड आइए, अपने गांव आइए। बहुत सारे लोग जो है वहाँ पर जो कोरोना महामारी के बाद बहुत सारे काम वहाँ पर शुरू किए और मुझे बड़ा अच्छा लगता है कि उत्तराखंड के लोग पूरी दुनिया में जहाँ भी मिलते हैं उन्होंने धीरे धीरे अपनी ईमानदारी से, मेहनत से, लगन से, अपने ध्येय से एक ऐसा स्थान बनाया है कि सारे देश के अंदर, दुनिया के अंदर उत्तराखंड के लोगों को एक अलग प्रकार की नजर से देखा जाता है। बागेश्वर के काफली गैर क्षेत्र के असो मल्लाकोट गांव का जवान हरीश जम्मू कश्मीर में शहीद हो गया। उनका पार्थिव शरीर सेना की गाड़ी से शुक्रवार को गांव लाया गया। गांव से ही शहीद हरीश की अंतिम यात्रा निकाली गई और बागेश्वर के बागनाथ घाट पर शहीद को अंतिम विदाई दी गई। जवान के शहीद होने से पूरे जिले में शोक की लहर है और वो वहाँ पर कमांड हॉस्पिटल में उधमपुर में एडमिट थे। 14 नवंबर को उनका वहाँ पर देहांत हो गया है और आज ही उनका पार्थिव शरीर हमारे बीच में पहुंचा है, जिसको कि पूरे मिलिट्री ऑनर के साथ उनकी अंत्येष्टि की जा रही है। रुड़की के मंगलौर में सैनिक प्रदीप कुमार का पूरे सैन्य सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया गया। प्रदीप कुमार 7 अक्टूबर को सिक्किम में आई बाढ़ के दौरान लापता हो गए थे, जिनका पार्थिव शरीर काफी दिनों बाद मिला है, जिसके बाद आज उनके पैतृक गांव में उनका अंतिम संस्कार किया गया। लोगों ने नम आंखों से प्रदीप को अंतिम विदाई दी। प्रदीप तेरा नाम रहेगा, भारत माता की जय। पौड़ी में कलजी खाल ब्लॉक के एक गांव में रहने वाली विवाहिता को इंस्टाग्राम पर दोस्ती करना भारी पड़ गया। ऑनलाइन दोस्त ने महिला की चैटिंग और वीडियो वायरल करने की धमकी दी, जिससे घबराकर महिला अपने गहने लेकर दिल्ली चली गई और लाखों के गहने 50,000 में बेचकर पैसे को ब्लैकमेलर के अकाउंट में ट्रांसफर कर दिए। वहीं ससुराल वालों ने महिला की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करा दी थी। इस बीच महिला ससुराल लौट आई और सारी सच्चाई जानने के बाद ससुराल वाले बहुत चक्के रह गए। मेरे पास एक नंबर से कॉल आई थी सर, उसने मेरी वीडियो की थी, वायरल करने की सोची थी। तो उसने कहा कि अगर तू पैसा नहीं देगी तो वीडियो वायरल कर दूंगा। तो सर मैं घर से जेवरात लेके भाग गई डर के मारे। तो सर मैं दिल्ली जाके पहुंची तो दिल्ली में बेचे मैंने तो 50,000 रुपये मिले। 50,000 रुपये उसे भेजे तो उसने कहा कि अब तो घर चली जा। ये लड़की जो है शादीशुदा है और ये 20-21 साल की उम्र है इसकी जो है, और ये अचानक ही अपने घर से स्वयं में लापता हुई थी। इसमें जो है अभी कुछ पता नहीं चल रहा है। इसमें जो है तफ्तीश चल रही है, जांच चल रही है। जांच के बाद ही मालूम होगा कि कहाँ गई, क्या गई। रामनगर के हाथी डगर के पास बीते कई दिनों से बाघ का आतंक चल रहा है। ऐसे में मालधन रोड से 2 बाघों का वीडियो भी सामने आया। तस्वीरों में आप देख सकते हैं किस तरह 2 बाघ दहाड़ते हुए रोड पार कर रहे हैं। वहीं इस दौरान गाड़ी में बैठे लोगों ने इन बाघों का वीडियो बना लिया। आपको बताते चले इस क्षेत्र में बाघ कई लोगों पर हमला भी कर चुका है। कॉर्बेट के ढिकाला जोन में डे विजिट में शुक्रवार दोपहर 4 कैटर्स की जगह पर 6 कैटर्स को पर्यटकों को लेकर जाना पड़ा, जो नियमों के खिलाफ था, जिसमें कि 32 पर्यटक भी अधिक भेजे गए। ढिकाला के लिए 4 कैंटर सुबह की पाली में और 4 कैंटर दोपहर को पर्यटकों को लेकर जाते हैं, जिसके लिए ऑनलाइन बुकिंग होती है। लेकिन शुक्रवार को दोपहर में ऑनलाइन सफारी के 48 पर्यटक ज़्यादा हो गए। बताइए जर कि ऑनलाइन में तकनीकी गड़बड़ी के चलते लिमिट से ज़्यादा परमिट
कट गए। ऐसे में पर्यटकों ने धनगढ़ी गेट पर जमकर हंगामा किया और 4 कैंटरों को भी जाने नहीं दिया। जब कॉर्बेट प्रशासन ने 2 और कैंटर भेजे तो उसमें बैठकर ये 32 पर्यटक गए। तब तक गेट पर हंगामा होता रहा। वही हंगामे के बीच 16 पर्यटक वापस लौट गए, जबकि 32 पर्यटक ढिकाला जाने की जिद पर अड़ गए, जिन्हें कॉर्बेट प्रशासन ने सभी नियमों को ताक पर रखकर ढिकाला भेजा। दिया, हमारे पास चीट है, सब कुछ है, और आज हमें बिठा दिया, यहाँ पे उतारा और बाद में बोला कि अब आपका कंफर्मेशन नहीं है, आप निकल जाओ। बस का नंबर भी चेक हो चुकी है, उसके बाद हाँ, और ये हम अभी जो बता रहे हैं ऑनलाइन, तो हमारा बता रहा है कि है नाम। कितने लोग हैं? 48। भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धोनी इन दिनों पहाड़ों में हैं। अल्मोड़ा में अपने गांव और कैची धाम दर्शन कर धोनी नैनीताल पहुंचे हैं। धोनी जैसे ही नैनीताल की माल रोड पर दिखे तो उनके प्रशंसक भी उनके पीछे दौड़ते नजर आए। हालांकि इस बीच धोनी कुछ देर तक जाम में फंसे रहे, लेकिन पुलिस ने उनको जाम से निकाला तो वो सीधे नैनीताल के प्रसादा भवन में चले गए। इस दौरान धोनी ने अपने प्रशंसकों को भी खुश किया और किसी को ऑटोग्राफ दिया तो किसी के साथ फोटो खिंचवाई। बद्रीनाथ धाम के कपाट कल शीतकाल के लिए बंद हो रहे हैं। शनिवार को 3:33 पर भगवान बद्री विशाल के कपाट शीतकाल के लिए बंद होंगे। वहीं भगवान बद्री विशाल के मंदिर को 10 से 15 क्विंटल फूलों से सजाया गया है। कपाट बंद होने से पहले बद्रीनाथ धाम में तीर्थ यात्रियों का जमावड़ा भी लगा हुआ है। भारी संख्या में तीर्थ यात्री बद्रीनाथ धाम पहुंचे। बताइए जा रहा है कि अंतिम दिन 10 से 12 हजार तीर्थ यात्री बद्रीनाथ धाम के दर्शनों के लिए पहुंच सकते हैं। बद्रीनाथ धाम में अभी 18,25,000 से अधिक तीर्थ यात्री जो हैं वो दर्शन कर चुके हैं। ग्यारहवें ज्योतिर्लिंग भगवान केदारनाथ की पंचमुखी चल विग्रह डोली शुक्रवार को अपने शीतकालीन गद्दी स्थल ओखी मठ स्थित ओंकारेश्वर मंदिर पहुंची, जिसके बाद वैदिक मंत्रोच्चारण और पूजा अर्चना के बाद बाबा केदार अपनी शीतकालीन गद्दी स्थल ओंकारेश्वर में विराजमान हो गए। इसी के साथ अब शीतकाल के 6 महीने बाबा केदार के दर्शन यहीं पर किए जा सकेंगे। विश्व प्रसिद्ध तीर्थ धाम केदारनाथ में अब कोई शोर शराबा नहीं है। बाबा केदार अब अपने शीतकालीन गद्दी स्थल ओंकारेश्वर मंदिर में विराजमान हो गए हैं। ऐसे में अब केदारनाथ धाम खाली पड़ा हुआ है। कपाट बंद होने से पहले धाम की रौनक देखने ही बनती थी। श्रद्धालुओं का यहाँ पर जमावड़ा लगा रहता था, लेकिन अब पूरी केदारपुरी में सन्नाटा पसरा हुआ है। उत्तरकाशी के डोडीताल में मां अन्नपूर्णा मंदिर के कपाट शुभ मुहूर्त में सुबह 8 बजे विधि विधान के साथ 6 महीने के लिए बंद कर दिए गए हैं, जिसके बाद अब अन्नपूर्णा अपने मुख्य पड़ाव ग्राम अगोड़ा में विराजमान होंगी। कपाट बंद होने के मौके पर बड़ी संख्या में ग्रामीण पहुंचे थे। डोडीताल को गणेश भगवान की जन्मस्थली कहा जाता है। मान्यता है कि मां अन्नपूर्णा डोडीताल में स्नान के लिए आई थी और यहीं पर उन्होंने भगवान गणेश को जन्म दिया था और स्नान के लिए गणेश को द्वारपाल बनाकर खड़ा किया था। आगे भी खबरें जारी हैं। रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटते हैं।